एनर्जी, वर्क बोले तो काम, एनर्जी बोले तो ऊर्जा। तो ये जो ऊर्जा जो होते हैं ये एकदम पूरे जितने विज्ञान के सारे भाग में ऊर्जा बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो हम देखेंगे। और पहले हम कुछ उदाहरण से देखेंगे कि कैसे कैसे तरीके के ये ऊर्जा या तो एनर्जी होते हैं। एक है स्थिति की ऊर्जा जिसको बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन एनर्जी या एनर्जी ऑपरेशन। फिर होते हैं गति के ऊर्जा की कुछ चीज, एक कार चल रहा है या तो क्रिकेट का बॉल जा रहा है, उसका एक एनर्जी होता है क्योंकि वो चल रहा है उसके गति की वजह से, वो है गति का ऊर्जा। और है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को हम बोलते हैं संभावित ऊर्जा। कि उसका सोचो कि मैंने एक चीज को ऊपर रख दिया तो ये हो गया ग्रेविटेशन पोटेंशियल, और ऐसे दूसरे और भी पोटेंशियल के होते हैं कि उसका जो एक संभावित ऊर्जा होता है उसके अंदर कुछ एनर्जी ऊर्जा होता है जो कभी भी वो रिलीज कर सकता है। ठीक है, तो देखते हैं ये ऊर्जा के साथ काम का कैसे रिलेशन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ये वर्क है, काम, इसको हमने डिफाइन किया कि ये है फोर्स बल इनटू दूरी। तो एक वस्तु को कितना बल लगा के कितने दूर भेजा है, इसके ऊपर से हमें पता चलता है कि इस वस्तु के ऊपर काम कितना हुआ है। तो ये जो काम है ये विज्ञान के डेफिनेशन अनुसार काम है। मैं अगर एक जगह में खड़ा रहा, आप बोलोगे कि उसमें भी मेरा एनर्जी जा रहा है, उसमें भी काफी काम कर रहा हूँ कि मैं खड़ा हूँ। ऐसे नहीं होता कि यहाँ पे तो मैं चल नहीं रहा हूँ, दूरी तो जीरो है, इसीलिए उसको काम नहीं पकड़ा जाएंगे। तो ये देखो, ये जो वेट लिफ्टिंग के एग्जाम्पल में इन्होंने जो उदाहरण दिया कि मैंने अगर एक वस्तु को लेके ऐसे उठा दिया तो ये जितना उठाया मैंने वो है दूरी, और जितना बल लगा के किया वो दोनों के गुण से आता है कि काम मैंने कितना किया। और यही अगर मैं इसको ऊपर ऐसे पकड़ के रखूं तो आप तो बोलोगे मेरा एनर्जी जा रहा है, मगर विज्ञान के अनुसार यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है क्योंकि वो ऊपर ही था और अभी भी है, तो उसका जो दूरी है वो नहीं बदल रहा है, जीरो है। ठीक है, तो अभी आते हैं यहाँ पे देखा ये जो सर्कस क्लाउन की तरह ड्रेस पहन के वो दीवार को बहुत धक्का मार रहा है। तो आप बोल सकते हो कि इसमें हो क्या रहा है कि पहला चॉइस है कि वो बहुत ही ज्यादा बल लगा रहा है मगर काम कुछ नहीं हो रहा है। दूसरा चॉइस है कि वो कोई बल नहीं लगा रहा है, जीरो बल लगा रहा है और जीरो काम हो रहा है। और तीसरा है कि वो बहुत ही ज्यादा बल लगा रहा है और काम भी बहुत हो रहा है। आप बता सकते हैं? सर फोर्स बहुत ज्यादा लगा रहा है और सर काम कुछ नहीं हो रहा। क्यों काम नहीं हो रहा? सर क्योंकि सर वॉल का मास तो ज्यादा है, तो वॉल कैसे हिलेगी? वॉल का मास ज्यादा है या कम है से मतलब नहीं है, वॉल हिल नहीं रहा है। हिल नहीं रहा है मतलब दूरी जीरो है। ये जो हमने डेफिनेशन था, ये जो दूरी, काम है बल गुण दूरी, कि कितना डिस्टेंस उसको हम भेजते हैं। तो ये जो लड़का जो धक्का जो मार रहा था उसमें ये जो दीवार है, दीवार पीछे नहीं हिल रहा था, तो वो उसका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन एक ही है, तो कोई दूरी नहीं हुआ है। दूरी जीरो है, इसीलिए उसका काम भी जीरो है। ठीक है, ये देखो आंसर जो दिया है कि वॉल डज नॉट मूव, दीवार हिलता नहीं है, उसीलिए जो काम है वर्क वो जीरो है, क्योंकि वर्क का डेफिनेशन, काम का डेफिनेशन है बल गुण दूरी। ठीक है, तो ये हमने देखा कि काम का फिजिक्स में डेफिनेशन क्या होता है। तो आप अगर चेयर पे बैठ के आप पूरे दिन लिख रहे हो तो आपने थोड़ा सा फोर्स लगाया तो आप ज्यादा काम नहीं कर रहे हो, फिर चाहे आपको पेरेंट्स को लगे कि आप ज्यादा काम कर रहे हो, पर फिजिक्स के हिसाब से आप ज्यादा काम तब नहीं कर रहे हो। आपको घूमना मतलब इधर उधर चलो तो उससे आप ज्यादा काम कर रहे हो। अच्छा, आप लोगों की मतलब आप जब एनर्जी सोचते हैं कि क्या, जब एनर्जी बोलते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? थोड़ा ऐसे बिल्कुल, मतलब कि कितना आप काम कर सकते हो। आप ज्यादा काम कर सकते हो तो आप में ज्यादा एनर्जी है, इसलिए वर्क और एनर्जी एक ही है एक तरह से। एनर्जी इज द कैपेबिलिटी टू डू वर्क।
ठीक है। अच्छा, एक अगला कॉन्सेप्ट है Yes, sir. अपना शक्ति, पावर। तो किसी में ज्यादा एनर्जी है तो जरूरी है उसमें ज्यादा पावर भी है। शक्ति किसको, No, sir. शक्ति No, के sir. हिसाब से आप क्या समझते हो, क्या हो सकती है शक्ति? फिजिक्स के कॉन्सेप्ट में, फिजिक्स में भी नहीं, आप जनरल जब शक्तिशाली समझते हो तो क्या, कि कुछ बहुत भारी उठा लिया, भारी चीज को इधर उधर कर दिया, है ना, ऐसे वेट लिफ्टर पहलवान टाइप को ही आप समझते हो। तो उसका फिजिक्स में डेफिनेशन है कि वो कितना काम करते हैं कितने कम समय। तो अगर आप कम समय में ज्यादा काम कर रहे हो तो आप में बहुत शक्ति है, और आप बहुत काम कर लो पर टाइम भी बहुत लगा रहे हो तो और आप ज्यादा शक्ति इस्तेमाल नहीं कर रहे हो यानी उसमें। तो जैसे ये है एक मतलब एक जैसे कोई कार का है, ठीक है, तो कार की जो एनर्जी आती है वो उसकी पेट्रोल से आती है, पर कुछ कारें ऐसी हैं जिसकी टॉप स्पीड है 100 km/h, कुछ कारें ऐसी जिनकी टॉप स्पीड है 300 km/h। दोनों का फ्यूल टैंक बराबर है, तो ऐसा क्यों है बताओ? सर क्योंकि सर उसका इंजन है ना, वो इंजन में क्या है? इंजन की सर पावर है उसके पास इंजन पे। एग्जैक्टली, तो जो 300 km/h जा सकती है उसमें ज्यादा पावरफुल इंजन है, ज्यादा शक्तिशाली इंजन है वो 100 km टॉप स्पीड वाली कार से। तो बेसिकली ये एक कॉन्सेप्ट है अपना शक्ति का। तो ये थोड़ा ये यूनिट्स हैं, आप समझ लीजिए कि वर्क या एनर्जी दोनों मतलब एक ही यूनिट है, एक ही चीज है वर्क और एनर्जी फिजिक्स के हिसाब से। तो बस वर्क जो है उसका फिजिकल फॉर्म है, एक तरह से वर्क दिखता है, एनर्जी ऐसी भी है जो नहीं दिख सके, उसका कॉन्सेप्ट भी हम थोड़ा आगे समझेंगे। तो ये यूनिट्स है, जूल बुलाते हैं, और जैसे कहा फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो न्यूटन मीटर है ये अपना काम का यूनिट, और शक्ति का यूनिट है ये वर्क अपॉन टाइम, जिसको जूल पर सेकंड, जिसको वॉट बुलाते हैं। वॉट आपने कहाँ सुना है बताओ? ये तो आपने सुना है, जूल शायद नहीं सुना होगा, वॉट तो आपने सुना है। वॉट कहाँ यूज करते हैं? सर जूल तो सर जूल पर ग्राम का यूनिट होती है। हाँ, जूल पर सेकंड ये यूनिट होती है वॉट की। पर वॉट तो आप सब लोगों ने सुना है, 10 वॉट का बल्ब, ये सब नहीं देखा आपने? यस सर। तो इसका मतलब है कि 10 जूल वो बल्ब की जो पावर है उस बल्ब का, वो 10 हर 10 सेकंड में 10 जूल की इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज कर रहा है, ठीक है। तो बल्ब में कम होता है, पंखे में और ज्यादा होता है, पंखे में जैसे 150 वॉट का पंखा होता है, क्योंकि तेज बड़ी चीज को घुमाना पड़ता है, बहुत एनर्जी लगती है। तो 150 जूल्स पर सेकंड वो पंखे का, ठीक है। तो ये थोड़ा ये जो हम सबसे बेसिक फंडामेंटल मूलभूत टाइप की जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, उसे हम मैकेनिकल एनर्जी बुलाते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। ये हमेशा मोशन से हिलने की प्रक्रिया से जुड़ी हुई रहती है। जो मैकेनिकल एनर्जी के दो भाग हैं, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, संभावित ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी और गतिज ऊर्जा। तो अपने कॉन्सेप्ट में जैसे हम कोई बॉडी देखें तो एक सेकंड, हाँ हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सॉरी। तो इस तरह से जैसे जो पोटेंशियल एनर्जी हमने सबसे आसानी से ग्रेविटी के फॉर्म में दिखती है। जैसे हम किसी ऊंचाई पे हैं, हम बस एक कदम आगे रखा और गिर गए, तो हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया, पर फिर भी हमें स्पीड आ जाती है, एनर्जी आ जाती है। वो कैसे आती है? ग्रेविटी से। यस सर। है ना? तो उसको हम बुलाते हैं हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी एकदम फोर्सेस से आती है। जैसे कोई स्प्रिंग है, खींचा हुआ है और बस रखा हुआ है, क्या होगा? कोई इलास्टिक खींचा हुआ है, रखा है, तो छोड़ने पर क्या होगा? सर वो सर अट्रैक्ट हो जाएगा, एकदम खींचेगा, हिलेगा ना? पर उस टाइम पे तो एकदम रुका है और हमने कुछ नहीं किया सर। तो वो एनर्जी कहाँ से आई? वो एनर्जी आई उसकी पोटेंशियल एनर्जी, हमारे हैंड से आई। हाँ, हैंड से डाला
और फिर एक बार खींचने के बाद हम कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर भी वो हिलने लग जाता है, तो वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर हो जाती है। और काइनेटिक एनर्जी तो हम सबको आसानी से दिखती है, तो वो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, कुछ भी हिल रहा है उसमें एनर्जी है ना, कुछ भी हिल रहा है उसमें एनर्जी तो होती है ना। यस सर। तो वो काइनेटिक, तो जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी रहती है, और ये हमेशा कंजर्व्ड रहती है। ये एनर्जी का एक बहुत फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो एनर्जी आपको जो पहले नहीं दिख रही थी जो और अब किसी तरह दिख रही है, सर हम बस एनर्जी सर हमारी बढ़ा सकते हैं, तो जो एनर्जी हमको पहले नहीं दिख रही थी वो पोटेंशियल एनर्जी की तरह कहीं सेव्ड थी, वो अब आपको हीट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की तरह दिख सकती है। तो इसका ही आपको वो एक जो मोमेंटम वाला वीडियो दिखाया वो आपको फिर से एक बार दिखाता हूँ आपको, उसमें आप मुझे सारे आइडेंटिफाई करके दिखाओ कि क्या क्या कहाँ कहाँ ये सारी एनर्जीज आ रही। ये गया, तो हमने जब ऊंचाई पे ले जाके जैसे यहाँ एक बार यहाँ पे है, यहाँ पे ले आए तो हमने क्या किया, इसको ऊंचाई पे ले गए तो हमने किस तरह की एनर्जी दी इसको? सर पोटेंशियल। बिल्कुल, तो पोटेंशियल ज्यादा ऊंचा ले गए तो ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी आएगी, क्योंकि अर्थ का फोर्स लगता रहता है। फिर ये यहाँ आया, ये जब शुरू हुआ तब इस तरह इसमें किस तरह की एनर्जी आई जब ये टकराए? सॉरी, ये दूसरे वाले बॉल में किस तरह की एनर्जी आई? सर काइनेटिक। एग्जैक्टली, सर काइनेटिक एनर्जी आई, और फिर ये ऊपर जाके एकदम रुक गया और वापस आया। तो एकदम जाके रुक, जैसे ही वो ऊपर जाते गया काइनेटिक एनर्जी कम होती गई और पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती गई, ताकि क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी हमेशा वो कांस्टेंट रहेगी, मतलब हमेशा कंजर्व्ड रहेगी। तो और इसकी जो एनर्जी थी, इस वाले की जो एनर्जी थी वो जीरो हो गई, क्योंकि इसकी सारी एनर्जी यहाँ ट्रांसफर हो गई। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। तो ये आप बेसिकली देख सकते हैं कैसे काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी से वापस आपस में चेंजेस आ रहे हैं। इसका आई थिंक नोटेशन भी एक बार सर यहाँ एक बार ये यहाँ पोटेंशियल एनर्जी दी, यहाँ ने इसको काइनेटिक एनर्जी दी, ये वहां पे आके एकदम पोटेंशियल एनर्जी हो गई वापस, और इस तरह से। तो ऊपर काइनेटिक एनर्जी है, ऊपर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, नीचे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो ये था आज का सेशन, आज यहीं खत्म करते हैं, 5:20 हो गए हैं। आपकी तरफ से अब कोई क्वेश्चंस, कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशन आपको शेयर करने हो तो प्लीज। बताओ, कोई तो क्वेश्चंस होंगे इस पे, ये तो हर जगह हर जगह दिखने वाले कॉन्सेप्ट्स हैं। सर एक क्वेश्चन था सर, वो आपने पहले डिस्कस कर लिया था। अच्छा, हाँ, कौन सा क्वेश्चन था? सर वही वाला सर, जो कार सर वो होता है सर, दूसरा सर जो मिनी कार होती है वो वाला। हाँ, उसका समझ में आया ना कि मतलब मिनी कार में भी मोमेंटम है, पर दोनों टकराएंगे तो ट्रक में इतना ज्यादा मोमेंटम है कि टकराने के बाद भी वो ट्रक की डायरेक्शन में ही चलते रहेंगे, कम स्पीड। यस सर। हाँ, तो यही क्वेश्चन था बस मेरा। सर मुझे पूछना है। हाँ बोलो, पूछिए। सर जैसे वो एक बॉल ने दूसरे बॉल को टक्कर मारी तो वो मोमेंटम ट्रांसफर कर दिया, मतलब तो दूसरी रुक क्यों गई, मतलब वो भी उसी मोमेंटम में चली क्यों? क्योंकि दोनों, अब देखो, दोनों का मास एक ही है, ठीक है। अब हाँ, अब दोनों एग्जैक्टली एक जैसी बॉल है और सारी वेलोसिटी एक बार ट्रांसफर हो गई, तो यानी सारा मोमेंटम ट्रांसफर हो गया। तो वो ऐसा भी हो सकता है कि वो थोड़ा इनइलास्टिक कोलिजन हो, तो ऐसा हो सकता है कि सारी वेलोसिटी दूसरी बॉल पे नहीं जाए, तो वो जो पहली बॉल है वो भी चलने लग जाए। पर इसमें क्या हुआ कि पूरी वेलोसिटी दूसरी बॉल में चली गई, इसलिए पूरा मोमेंटम भी चला गया, क्योंकि मास बराबर है।
तो वो बॉल रुक गई एकदम, और ये उस बॉल की तरफ वापस ऊपर जाने लगी, एग्जैक्टली जो दूसरी बॉल अंदर आई थी वैसे। सर जैसे मान लो टेनिस बॉल होती है, हाँ तो टेनिस बॉल में हम ऐसे करते हैं, लेकिन सर दोनों ही चलती है उसमें तो। हाँ टेनिस बॉल में, हाँ क्योंकि वो थोड़ा इलास्टिक होता है, तो वो एक मतलब टेनिस बॉल में थोड़ा कंप्रेशन होता है उसका, और पूरी तरह से वेलोसिटी बराबर ट्रांसफर नहीं होती है। तो अगर वेलोसिटी पूरी ट्रांसफर नहीं हो तो अब दूसरे में अगर कम वेलोसिटी गई तो इसमें भी थोड़ी वेलोसिटी बच जाती है, थोड़ी उसकी गति बच जाती है, और फिर तो दोनों चलने लग जाती है। तो ऐसा नहीं है कि ऐसे हो गया, ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे हो गया पूरा, ये थोड़ा ऐसे 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 होने लग जाता है। अच्छा सर, वो टाइम की वजह से इलास्टिक हो जाता है। हाँ हाँ, टेनिस बॉल तो थोड़ी पिचक जाती है, उसमें वो कुशन हो जाता है अपने आप में, वो इम्पल्स लंबा हो जाता है क्योंकि टेनिस बॉल थोड़ी पिचकती है, इसलिए जो है वो मतलब इलास्टिक कोलिजन उसको बोलते हैं। इन इलास्टिक कोलिजन में ऐसा होता है कि मोमेंटम उस डायरेक्शन में हमेशा कंजर्व नहीं हो, पर एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। तो सर मेटल में नॉर्मल अगर मेटल को किसी मेटल पे मार फेंकते हैं, हाँ, तो वो एनर्जी वापस भी आती है उसमें, है ना? हाँ एक्चुअली उसमें क्या होता है कि आप उस मेटल पे जोर से मारो तो बहुत तेज आवाज आती है ना? हाँ। तो वो जो है थोड़ी साउंड एनर्जी निकल रही है। साउंड के साथ साथ सर जब हम मेटल को फेंकते हैं तो हाँ। सर वो भी आगे जाता है और वो पीछे जाता है दूसरा वाला। हाँ वो भी है, वो पीछे वाला इसलिए जाएगा क्योंकि बॉल में थोड़ा फ्रिक्शन है, वो फ्रिक्शन की वजह से थोड़ा रुकी हुई है, तो फ्रिक्शन थोड़ा ऑपोजिंग फोर्स लगाता है। तो जैसे थोड़ा ऐसा नहीं है कि एकदम ये पूरी डायरेक्टली रोल हो जाए उस डायरेक्शन, ये लगी थोड़ी फ्रिक्शन से, इसको भी रिएक्शन हुआ कि हल्की पीछे ये आई और वो थोड़ी आगे लगने लगी। वो फ्रिक्शन हमेशा, वो हम जो है ये इन चीजों की बात करते हैं वो हमेशा थोड़ी आइडियल केसेस में बात करते हैं जहाँ पे फ्रिक्शन हम नेगेट कर देते हैं। तो सर इसमें न्यूटन थर्ड लॉ तो नहीं लगेगा मतलब, या नहीं, लगेगा? न्यूटन थर्ड लॉ हमेशा लगता है। फ्रिक्शन, एक बार फ्रिक्शन का ऑपोजिट डायरेक्शन में आया तो यहाँ से बॉल मारी और ऑपोजिट डायरेक्शन से थोड़ा फ्रिक्शन भी आया, वो न्यूटन थर्ड लॉ, इसलिए वो वापस पीछे आया। बात सही है आपके, बहुत सही क्वेश्चंस है, और क्योंकि रियल लाइफ एग्जांपल्स हमेशा ऐसे आइडियल नहीं होते, मतलब कि हम जैसे बता रहे हैं एग्जैक्टली फ्रिक्शन की वजह से थोड़ा हो जाता है। ये पेंडुलम, ये बॉल एक दूसरे को मार के अभी वो पेंडुलम वाला एक्सपेरिमेंट दिखाया, उसमें भी वो धीरे धीरे स्लो हो जाते हैं, वो इसलिए क्योंकि वो रस्सी में टेंशन और फ्रिक्शन है इसलिए। तो हमेशा फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस जैसी चीजें जो हमारे वातावरण में है। सर इसका एग्जांपल आपको नेशनल साइंस म्यूजियम में मिल जाएगा, ये है वहाँ पे। बिल्कुल सर 3D जो सर एक अलग क्वेश्चन था मेरा, सर 3Ds होते हैं सर, उसमें ग्लासेस में ऐसा क्या होता है जो हमें पूरा, जो 3D ग्लासेस होते हैं, हाँ, उसमें ऐसा क्या होता है जो हमें 3D मतलब वो ऐसा हो जाता है कि हमें वैसे बाहर आने लगते हैं? वो 3D वो ज्यादा एडवांस है, उसमें ऑप्टिक्स वगैरह के कॉन्सेप्ट को भी समझना पड़ेगा। आप 11th 12th में जाओगे, फिजिक्स लोगे तो वो थोड़ा वो है, काफी एडवांस कॉन्सेप्ट है अपना। अभी तो हम शुरुआत ही करें एक फिजिक्स की, पर है बहुत अच्छा सवाल है ये। आप क्यूरियस रहो, और ऐसा नहीं आप ये यहाँ सवाल नहीं मिलता तो एक बार आप गूगल करके देखो कि 3D ग्लासेस कैसे काम करते हैं।